सभी को नमस्कार मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। इन सभी की सभी क्लासेस को आप देख रहे होंगे कि ये बेस्ट 30 मिनट्स हैं आप लोगों की रिवीजन के लिए। और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो क्लासेस हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की बेहतरीन रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं वर्ब के बारे में, जिसमें हम वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस के वो प्यारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो 100% आपके एग्जाम से पहले आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो वर्ब के प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट पर मेरे साथ शुरू हो जाइए मेरे भाइयों। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये कॉन्सेप्ट है जेरेंड्स का यूज करना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जब हमारे सामने एक ट्रांजिटिव वर्ब हमें देखने को मिलती है, तो मेरे नन्हे बच्चों यही ट्रांजिटिव वर्ब फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जानी जाती है। इसी को हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट हमें अगर व्हाट से जवाब दिया जाता है, तो व्हाट से जवाब देने वाला आंसर अपने आप में नॉन ह्यूमन रेफरेंस हमारे सामने देता है। यानी कि ये इंसान नहीं होता, कोई जीवित प्राणी नहीं होता। तो व्हाट से आंसर देने वाला कोई भी एक्शन का जो नाम होता है मेरे बच्चे, हमारे सामने अगर एक नॉन फाइनाइट वर्ब इसके बाद हमें देखने को मिलती है, तो हम उसको जेरेंड के फॉर्मेट में लेकर चले जाते हैं। अब ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं, फटाफट से मेरे साथ पढ़िएगा। एंजॉय, एडमिट, मिस, अवॉइड, कंसीडर, कीप, माइंड, सजेस्ट, फिनिश, डिनाई, लाइक, लव, हेट, स्टार्ट, रिस्क, इमेजिन, स्टॉप। तो इनके बाद अगर हमें कोई भी वर्ब की फॉर्म देखने को मिलती है और ऐसी वर्ब की फॉर्म जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हम इस वर्ब की फॉर्म को जेरेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि इसके पीछे एक लंबी चर्चा है कि आखिर जेरेंड ही क्यों यूज होता है, इन्फिनिटिव क्यों यूज नहीं। तो उस तर्क पर अपन नहीं जाएंगे। ये क्विक रिवीजन क्लासेस है, वो हम अपने सिलेक्शन बैच में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बार इनको फटाफट से देखते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला सवाल, द मैनेजर अवॉइडेड टू स्पीक अबाउट द ले ऑफ्स ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मैनेजर यहां लिखी हुई इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट हुआ मेरे बच्चों। अवॉइडेड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्या अवॉइड किया, आप कहेंगे सर बोलना अवॉइड किया। इसी वजह से हम लोगों ने इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम पर जेरेंड को लगाया। अबाउट एक प्रेपोजिशन, ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। आगे लिखा है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग विद द टीम। टीम के साथ जो मीटिंग है उस दौरान नौकरी से निकालने के बारे में चर्चा करने से उन्होंने अवॉइड किया। सवाल नंबर 2 कहता है शी एडमिटेड का अपना सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे हमने देखा ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनिटिव नहीं सर, हम इसके साथ लिखने का काम करते हैं जेरेंड। तो यहां पर हमें लिखना होगा क्या चीज मेरे बच्चों, ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, द वास वाइल क्लीनिंग द लिविंग रूम, है ना। लिविंग रूम की सफाई के दौरान उन्होंने तोड़ते हुए क्या चीज किया भाई, वास को, इस चीज को उन्होंने एडमिट किया। अब ये 2 सवाल हैं, खटाक से फटाक से आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर अब लेकर चलते हैं मेरे बच्चों। कुछ ऐसी हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद बी की वर्ब हमें देखने को मिलती है। बी की वर्ब का मतलब हमें समझ में आता है इज, एम, आर, या फिर हमें देखने को मिलता है वॉज, वर, या फिर बी, या फिर बीन, या फिर बीइंग। हालांकि बीन और बीइंग का तो इससे लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंसेस के बीच में इनको फंसा दिया जाता है। अब इनके बाद अगर हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज देखने को मिलता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब हमारे सामने क्या हुआ, कोई भी बना हुआ शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव और उसके बाद फिर से हमें कुछ मिल जाए जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। या फिर कभी कभी इन्हीं को अगर हम देख रहे होते हैं तो खाली एडजेक्टिव के साथ भी हमें जुड़ा हुआ मिलता है क्या मेरे बच्चों, टू। तो इस टू को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ये जो टू हमारे सामने लिखा है ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हम इसे जेरेंड फॉर्मेट में लेकर चले जाते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें इसके साथ जोड़ना पड़ता है। ऐसे कुछ क्विक फिक्सेस हैं जो आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने हैं। यूज्ड टू का मतलब किसी की आदत हो जाना, बी इससे पहले है तो टू की प्रेपोजिशन होने की वजह से इसके बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। डिस्पोज्ड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, यहां लिखा है गिवन टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू,
एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू या एवर्स टू। तो मेरे भाइयों इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो मेरे नन्हे भाइयों आने वाली जो भी वर्ब का फॉर्मेट है वो जेरेंड है। इसकी कैटेगरीज और भी बढ़ाई जा सकती है मेरे बच्चा। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमें लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए बनाते हैं दो प्यारे प्यारे सवाल इसी बातचीत पर मेरे बच्चों। सवाल हमारे सामने क्या है भाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये बी की फॉर्म हमारे सामने है। सर ये हमारे सामने हो गई मेन वर्ब, ठीक है बच्चा। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे देखना या किसी चीज के लिए काम करना या सोचना, आगे की प्लानिंग करना। अब इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है हमारे सामने क्या चीज, टू। टू की वजह से मीट नहीं, हम लोगों को यहां पर लिखना होगा क्या चीज, मीटिंग यू ड्यूरिंग द एनुअल, क्या लिखा है मेरे बच्चे, एलुमिनी गैदरिंग। एलुमिनी का मतलब होता है जो किसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना जी, उन सभी के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी की एक मीटिंग के लिए यहां पर गैदरिंग के लिए ये सोच रहा है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही वॉज प्रोन टू, देखो सवाल में ये हमारे सामने एडजेक्टिव है, यहां पर लिखी है इसकी लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म है, तो यहां पर टू अपने आप में कुछ और नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन होने की वजह से ही हम इसके साथ जेरन लगाएंगे। टेकिंग अननेसेसरी रिस्क इवन व्हेन वार्न्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, उसको दुष्परिणाम के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई, फिर भी वो क्या है, आदत ही पड़ी हुई है। प्रोन टू का मतलब आदत हो जाना अननेसेसरी रिस्क लेने की। अब ये दो क्वेश्चंस आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर मैं लेकर चलता हूं, सेम फॉर्म वर्ब्स। यहां इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ खास सेलेक्टेड वो वर्ब्स हैं जिनके तीनों रूप एक जैसे ही हैं, यानी कि ऐसी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, ठीक है ना। कायदे से ऐसी वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कह देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इनके साथ आप लोगों को ईडी सफिक्स नहीं करना होता, ठीक है बच्चा। अब अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो वेड, ब्याह करना, इसकी सेकंड फॉर्म भी वेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी वेड ही होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी के लिए वेड की जो थर्ड फॉर्म लिख देते हैं वेडेड। बेटा ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती। मेरे साथ पढ़िएगा, वेड, कट, कोस्ट, सेट, बिड, थ्रस्ट, हिट, कट। स्लिट, स्लिट का मतलब गला रेत देना, काट देना। स्प्रेड, रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। बर्स्ट, क्विट, शट, शेड, कास्ट, रिड। कास्ट से जुड़े हुए शब्दों की बात याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके अंत में कास्ट जुड़ा हुआ होता है। याद रखिएगा इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है। चाहे मैं टेलीकास्ट की बात करूं, चाहे मैं आपको फोरकास्ट की बात करूं, चाहे इसके अलावा मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करूं, ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट है, ओवरकास्ट है, फोरकास्ट है, टेलीकास्ट है, याद हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब इन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। आओ मेरे बच्चों अब क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। द डायरेक्टर कास्टेड, अब आप सभी को समझ में आ गया, कास्ट से जुड़ी कोई भी वर्ब है तो उसके साथ सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो यहां ईडी लगाने की गलती ना करें। अब ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है न्यू कमर। इन अ मेजर रोल, एक बड़े रोल में न्यू कमर को कास्ट किया गया है, दैट सरप्राइज द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को उसने क्या कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है। अगले सवाल पर काम करते हैं। द चैनल ब्रॉडकास्टेड, है ना भाई, चैनल सब्जेक्ट है हमारे सामने, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कास्ट के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम ही होती है। द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच को उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शंस के, एंड मिलियंस ऑफ फैंस वॉच्ड इट लाइव। लाइव अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव है मेरे भाई। आप अगर इस शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर इसको आप पढ़ते हैं लाइव, तो मेरे बच्चों ये एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जो आपके सामने करंट है। और अगर इसी को आप पढ़ते हैं लिव, तो लिव अपने आप में ये वर्ब की तरह है जहां इसका मतलब निकल कर आता है रहना, रिजाइड, ड्वेल, रहना। अब इसी के साथ साथ ये दो क्वेश्चंस फटाक से होमवर्क में जरूर बनाइएगा मेरे बच्चों। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। स्टेटिव वर्ब्स के बारे में हमें समझना है मेरे भाई। इनको हम यूज करते हैं किस में मेरे भाई, कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। इस V1 ING का मतलब हमें समझ में क्या आता है, इस V1 ING का मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ठीक है ना। तो हम इन जितनी भी वर्ब्स की बात करते हैं, चाहे कंटेन, कंसिस्ट, फॉरगिव, अपीयर, पोजेस, फील, कंसीडर, साउंड, वांट, हेट, एग्जिस्ट, रिजेंबल, बिलीव, कंप्राइज, नो, स्मेल, अग्री, हैव, लव, लाइक, डिपेंड, लुक, ओन, सीम, थिंक, लाइक, टेस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट। हालांकि हम इनको
अलग अलग कैटेगरीज में भी बांट देते हैं, बट वो एक लंबी चर्चा है जिसको सिलेक्शन बैच में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट बातों के साथ इन चीजों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इन लिखी हुई वर्ब्स को हम लोग नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं या नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स भी कहते हैं। कायदे की बात क्या होगी मेरे बच्चों, ये अपने आप में ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। ठीक इसी तरीके से हम इनको परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनको यूज नहीं करते। तो इसी पॉइंट से मेरे नए बच्चों क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आई एम लविंग दिस बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूं। जब लव के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो लव का मतलब होता है किसी चीज को लाइक करना, किसी चीज को अडोर करना, किसी चीज को चूज करना। कभी कभी इसका मतलब होता है वांट, कभी कभी इसका मतलब निकल कर आता है अप्रिशिएट। तो लव का मतलब ये नहीं है कि तेरी अदाओं पे मरता हूं। लव का मतलब पसंद करना। अब मेरे भाई यहां पर कोई इंसान किसी किताब को अगर पसंद करता है, अगर वो अपनी वोकैब को पसंद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्याह करने की ही फीलिंग आ रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो इसको चूज करता है, तो ये उसकी एक अवस्था है, एक्शन नहीं है। तो इसी वजह से आई लव दिस बुक बिकॉज कंजंक्शन है, इट इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इसके अंदर अजीबोगरीब ट्विस्ट्स हैं एंड विविड कैरेक्टर्स। किसी भी लिखे हुए शब्द के अंदर अगर विव को आप देखेंगे तो इसका मतलब लाइफ जुड़ जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द डिश इज टेस्टिंग, अब डिश की अवस्था है, क्या अजीबो गरीब उसका टेस्ट है। तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। अब नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, इसी की वजह से, सिंगुलर होने की वजह से द डिश टेस्ट्स। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या लिखा है, प्रोबेबली बिकॉज इट कंटेन्स। तो सर कंटेन भी नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, इसीलिए अपनी जगह यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बताया गया है। अब ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को खटाखट फटाफट सटासट बना देने हैं मेरे भाई। चलो मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमें कहता है रिपीट करता है वर्ब को कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किस तरीके से ये कहानी बनती है, इस बात को बहुत प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे बच्चों, हम कभी भी किसी लिखे हुए सेंटेंस को जोड़ते हैं तो आपके दिल में आएगा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंपाउंड करना होगा। कैसे, हमें इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ इसको जोड़ना होगा, है ना। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो मेरे भाइयों, इसको जोड़ने के लिए हमें फैन बॉयज का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे बच्चों, यहाँ फैन बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो एफ से फोर हुआ, ए से एंड हुआ, एन से नोर हुआ, बी से बट हुआ, ओ से और हुआ, वाई से येट हुआ, एस से सो हुआ। तो इन सभी की सभी कंजंक्शंस को हमें ध्यान रखना है। मजेदार बात यह है कि सामान्यतः हर एक सवाल के अंदर आपको एंड को लेकर ही वर्ब कंफ्यूज करती है। अब मेरे बच्चों, इससे पहले और इसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है तो यहां इसकी अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म। अगर इसके बाद हम फ्यूचर यानी कि सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें विल या शैल के साथ क्या लिखना होगा। आप कहेंगे सर जी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना पड़ेगा। कभी कभी हमें इन्हीं दोनों के तालमेल को बिठाने के लिए एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे हमारे सामने डिफरेंट टेंस अगर लिखा है तो नेचुरल सी बात है अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, डिफरेंट टेंस मींस अलग हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। तो मेरे बच्चों, ये मजेदार सवाल हो गया है। इसी बातचीत पर अब हम बनाते हैं क्वेश्चंस आप सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी। देखो सवाल में कितनी मजेदार बात है, यहां ये एंड कंजंक्शन लिखा है, ठीक है ना जी। इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यहां है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यहां है। अब मेरे बच्चों, यहां विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर इस हैज के साथ तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो यानी कि इस हैज के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए जो इस एक्शन को बताने का काम करेगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें इस हैज के साथ चाहिएगी थर्ड फॉर्म। अरे हाँ है ना। अब जब हमने यहां इसको पढ़ा ही हैज नॉट, तो बेटा आगे वाले ऑप्शन में जाकर ही पता चला कि यहां पर थर्ड फॉर्म मिसिंग है, तो मैरी की ही हमें थर्ड फॉर्म यहां पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना जी। उसने शादी नहीं की है और ना ही करेगा इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, ड्यू टू करियर प्रायोरिटीज। ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। श्रेया सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट, उसके बाद एंड
और क्या लिखा, आई हैड नॉट रिप्लाइड। मेरे बच्चे ध्यान से समझ लेंगे, यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसी के साथ थर्ड फॉर्म बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट अपनी जगह वैलिड हो गया, रिप्लाई टू द इनविटेशन अंटिल लास्ट मोमेंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर इस डिड का तब प्रयोग करेंगे जब हम यहां पर इसके साथ इसके लिए अपनी मेन वर्ब लिखेंगे, तो डिड के साथ इसी रिप्लाई की हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारे सामने ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है मेरे भाई, ठीक है ना। एंड कंजंक्शन से ही आप लोगों को फंसाया जाता है, तो इसको ना जल्दबाजी में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये दो प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं मेरे बच्चों मजेदार तरीके से। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर हम काम करते हैं, यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब मेरे बच्चों वॉइसेस के बारे में एक छोटी सी बात को समझिएगा। देखो मेरे बच्चा, यहां लिखा है हमने एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस की खास पहचान क्या होती है, एक्टिव वॉइस में कोई भी जो डूअर है ना, वो लिखी हुई वर्ब के ठीक बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखवाता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं। और इसके अंदर जो प्रायोरिटी होती है वो डूअर की होती है, ठीक है ना। डूअर किसी काम को करता है, काम हुआ, काम कहां जाकर रुका, ऑब्जेक्ट की तरफ जाकर रुक गया, बात खत्म। जब पैसिव की हम बात करते हैं तो पैसिव के अंदर हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को ग्रामेटिकल लेवल पर अगर समझना है तो ये अपने आप में नॉन डूअर कहलाता है। नॉन डूअर होने का मतलब क्या समझ में आता है, ये एग्जैक्टली क्या कहलाता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये कहलाता है क्या चीज मेरे बच्चों, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला ये कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है या फिर बी की कोई भी फॉर्म है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखते हैं। आगे मेरे बच्चों हमें लिखनी होती है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ हम लिखते हैं डूअर। अब मेरे बच्चों मजेदार बातें समझते हैं, प्रेपोजिशन के साथ लिखी हुई डूअर अगर हम देखें तो ये लिखा हो भी सकता है, नहीं भी, नहीं फर्क पड़ता। और जब ये आपस में मिलते हैं तो इसी को हम लोग मिलाकर लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये एजेंट कहलाता है, जिसके द्वारा कोई काम कराया जाता है। ठीक है जी। अब ये जो हमारे सामने किया गया काम है ना, इस इंसान के द्वारा कराया जाता है, जिस काम को रिसीव करता है ये हमारे सामने लिखा हुआ नॉन डूअर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात हमें समझ में आई। अब अगर मैं आपके पेपर का सवाल ही उठा दूं और मैंने आपके सामने कहा द थीफ कॉट लास्ट नाइट, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में मुझे ध्यान से सोचकर ये बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ हो सकती है। इस लिखे हुए सेंटेंस में ये कहेंगे सर द थीफ कॉट, सर चोर पकड़ने का तो काम नहीं करेगा किसी को, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, चोर ही है जिसको पकड़ा गया, यानी कि पकड़े जाने का रिसीवर कौन हो गया, आप कहेंगे सर थीफ हो गया। अब थीफ सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है तो यहां पर कॉट ना लिखकर लास्ट नाइट पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस लिखी हुई वर्ब के साथ वॉज लिखकर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना होगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी होती है मेरे बच्चा। एक्टिव वॉइस के अंदर डूअर ओरिएंटेड सेंटेंस लिखा जाता है, पैसिव के अंदर नॉन डूअर यानी कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन ओरिएंटेड ये सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। अब मेरे बच्चों पहले सवाल पर काम करते हैं, द न्यू रूल्स, जो नए रूल्स हैं इंप्लीमेंट किए गए। अब आप समझते हैं बेटा, नए रूल्स खुद ब खुद तो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, इसका मतलब ये एक्शन का रिसीवर है, इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि ये नॉन डूअर कैटेगरी में आ गया। अब नॉन डूअर कैटेगरी में आ गया तो नेचुरल सी बात है आप इसको पैसिव में लेकर जाएंगे। इन ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, यानी कि प्रेजेंट की बातचीत चल रही है, प्रेजेंट की बात, दिस मंथ का मतलब इस महीना, प्रेजेंट की अगर बात चल रही है तो मेरे नन्हे बच्चों यहां पर हमें इस महीने की शुरुआत की बात है, यानी कि महीना तो चल ही रहा है, तो या तो आप यहां इज लगा दीजिए, सॉरी ये बच्चों, या तो आप यहां पर हैव बीन लगा दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप यहां आर लगा दीजिएगा, जो भी आपकी चॉइस है। प्लूरल है ना न्यू रूल्स, उसके अकॉर्डिंग आर या हैव बीन आपको लगाकर इस बात को सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द लेटर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स एज पर देयर इंग्लिश असाइनमेंट। देखो मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, लेटर्स खुद ब खुद तो नहीं लिखे जा सकते, लेटर लिखने वाले कौन है, आप कहेंगे सर डूअर यहां पर है, प्रेपोजिशन के साथ लिखा हुआ तो एजेंट यहां हुआ, यानी कि इस एक्शन को रिसीव लेटर ने किया है, तो सर पास्ट की वजह से ही आप यहां पर क्या लिखेंगे, वर रिटन। इजी हो गया मेरे भाई, 2 क्वेश्चंस घर पर जरूर बनाइएगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डोंट यूज एज आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। भाई कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का काम करना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब हमें देखने को मिलती है तो इस ट्रांजिटिव वर्ब की जानकारी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होता है बेटा
ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब इस ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। कायदे से ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। फाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं। चलो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा रितु कॉल्ड माही हर असिस्टेंट। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर रितु ने माही को अपना असिस्टेंट पुकारा, ठीक है ना जी। कौन सी वर्ब है ये सारी की सारी जो कॉम्प्लेक्स है हमारे सामने? मेक, सेलेक्ट, इलेक्ट, नोमिनेट, कॉल, कंसीडर, थिंक, अपॉइंट, नेम, चूज। चूज का ही सिनोनिम अनॉइंट होता है, ANOINT। अब मेरे भाई सवाल की बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रितु हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। अब रितु ने किसको पुकारा? आप कहेंगे माही को पुकारा। माही को जो पुकारा वो क्या था? आप कहेंगे सर क्या का जवाब हमें दे रहा है, ठीक है। व्हाट का हमें आंसर अगर दे रहा है तो व्हाट का आंसर देने वाला शब्द नाउन होता है। तो मेरे भाई इसके बीच हमें किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं है, तो यहां हम एज नहीं लगाते, ठीक है बच्चे। तो ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हम लोगों को एज नहीं लगाना होता, ठीक है जी। यही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसने उसे क्या कह दिया तो क्या का आंसर सीधा नाउन आए, उसके साथ एज लगाने से कोई लेना देना नहीं है, एज उसके साथ हमें लगाना भी नहीं है। तो इसी के बेसिस पर पहला सवाल अपन तैयार करते हैं मेरे बच्चों फटाफट से। क्या कहता है हमारे सामने सवाल मेरे भाई? दे अपॉइंटेड हिम एज द न्यू टीम लीडर। देखो दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, अपॉइंटेड हमारे सामने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सर ये इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल ठीक जा रही है बातचीत, हाँ कि नहीं। अब मेरे भाई इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई? नया टीम लीडर उसे बना दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप यहां से इस एज को हटाएंगे। जैसे आप इस एज को हटाएंगे तो आप कहेंगे सर हिम के बारे में ही ये इंफॉर्मेशन दी है, तो द लगाकर इसे एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं देनी चाहिए। इस आर्टिकल द की भी जरूरत नहीं है। आफ्टर द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बाद, हेल्ड ऑन मंडे एट द हेडक्वार्टर्स, ठीक है ना जी। अब ये हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज है। इस मीटिंग के बारे में बताया, मीटिंग जो हुई थी मंडे को हेडक्वार्टर्स में, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। शी सब्जेक्ट हुआ, कंसीडर्ड ये हमारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उसने माना, किसको? ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या माना? बराबर कौन हो गया सर? बेस्ट कैंडिडेट माना गया है, ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चों यहां हमें आर्टिकल द लगाकर चलना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये सिलेक्शन की बात कह रहा है, चॉइस की बात कर रहा है, सभी से तुलना करके सुपरलेटिव डिग्री की वजह से। लेकिन यहां क्या कहा है? उसे क्या माना है? तो क्या की वजह से एज की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। फॉर द स्कॉलरशिप बिकॉज ऑफ, अब बिकॉज तो कंजंक्शन था, ऑफ इसके साथ जुड़ा है प्रेपोजिशन, तो ये कंजंक्शन ना रहकर प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हिज एकेडमिक रिकॉर्ड एंड डिसिप्लिन, ठीक है बेटा। तो ये सवाल अपनी जगह बन गया। अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में बनाकर दिखाने हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 8 हमें कहता है कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ब्स। अब मेरे बच्चों एक बार इस बात को फिर से समझने की कोशिश करना। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं मेरे भाई? ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट हमें या तो व्हाट से या फिर whom से जवाब दे। और मेरे भाइयों अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम बात करें तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह हमें व्हेन, वेयर या हाउ वाली एडवर्ब्स का आंसर भले ही मिल जाता है, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जो मिलती जुलती होती हैं, नजदीक बैठी होती हैं, और इनके मिलते जुलते नजदीक होने की वजह से ही ये अर्थ बदल देती हैं। तो फॉल अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका मतलब होता है इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, जिसका मतलब होता है गिरना, ठीक है भाई। फेल अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि इसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को गिराना। खासकर किसी भी चीज को गिराना जब कहा जाता है तो किसी चीज को काट कर गिराना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी चीज को गिरा देना, काट कर गिरा देना, तोड़ कर गिरा देना, ठीक है। राइज अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। राइज का मतलब क्या होता है सर? उगना, ठीक है, या फिर इसका अर्थ होता है उठना, ठीक है भाई। जब रेज की हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर हमें चाहिए। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को उठाना, कभी कभी किसी चीज को पाल पोस कर बड़ा करना, ठीक है ना, पालन करना।
या फिर पालना कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों को पाला जाता है। ही रेज्ड हिज 4 चिल्ड्रन, उसने अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है भाई, तो ये हमारी इस कैटेगरी में हो गया। ओके भाई, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लाई का मतलब लाई, ले, लेन, ठीक है ना, लाई, ले, लेन, ये हमारे सामने इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लाई का मतलब क्या होता है? टू रेस्ट इन फ्लैट, यानी कि इसका अर्थ होता है लेटना। ठीक है ना, यानी कि ये जमीन है, आप यहां पर लेट गए हैं, ठीक है ना जी, और ये आप लेट गए हैं भाई साहब फ्लैट पोजीशन में। ठीक है, करेक्ट हो गया। दूसरी बात आती है, ले हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब क्या होता है बाबू? इसके पास अपना ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है किसी भी चीज को जमीन पर लिटा देना। ठीक है ना जी, ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज को जमीन पर लिटाना। ठीक है ना, लिटाने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक छोटी सी सिचुएशन देखिएगा, ये जमीन है, अगर साइकिल में पंक्चर हो जाए तो साइकिल को जमीन पर इस तरीके से लिटाकर साइकिल वाला इसके अंदर पंक्चर लगाने का काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे मामले में इस ले की जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है? लेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड। करेक्ट है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी वर्ब्स है ना, ये पेपर में आपको सबसे ज्यादा परेशान करने के लिए दी जाती हैं। इसी बेसिस पर क्वेश्चन बनाते हैं मेरे बच्चों। द ओल्ड ट्री हैड फाइनली फॉलन बाय द वर्कर्स। देखो, दो कॉन्सेप्ट छिप गए यहां पर। बाई के साथ वर्कर्स आ गया है तो डूअर है, प्रेपोजिशन लगाने की वजह से ये एजेंट हो गया। किसके द्वारा ये काम किया गया? तो आप कहेंगे सर ये तो पैसिव कैटेगरी में हो गया। क्यों? क्योंकि ओल्ड ट्री जो है ना वो नॉन डूअर है। पैसिव कैटेगरी में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे ठीक होगा भाई? तो हेड के साथ फाइनली पैसिव बनाने के लिए पहले तो हमें बीन लगाना पड़ेगा, काट कर गिराया जाएगा, इसीलिए फेल की थर्ड फॉर्म हमें यहां फेल्ड लिखना पड़ेगा। आगे यूजिंग एक्सेस एंड रूप्स। ठीक है भाई, मजेदार सवाल था, पेपर में आ गया तो दो कॉन्सेप्ट छिप गए यहां पर, एक पैसिव और एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है शी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसने प्लेट्स को रखा ऑन द शेल्फ आफ्टर वॉशिंग देम। तो यहां पर क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर हमें तो टेंस के अकॉर्डिंग जाना है ना, तो टेंस के अकॉर्डिंग ले की सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे सर। तो क्या लिखेंगे? शी लेड। ठीक है ना, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल प्लेस पर उन चीजों को टिका दिया। इज माय पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों इसी के साथ अब इन दो क्वेश्चंस को फटाफट से बनाकर दिखाएगा। हर एक क्वेश्चन में एक अच्छा लेवल आप लोगों को सीखने को मिलेगा, कुछ मजेदार सीखने को मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कहां से मेरे भाइयों? अब आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम है किसी से? अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से। तो अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से अब वर्ब, वर्ब एडवांस, वर्ब बेसिक के सारे क्वेश्चंस फटाफट से बनाइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में आप सभी के साथ कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन सीखने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और बाकी की वीडियोस को दोबारा जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।